आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उम्रा वीज़ा के बारे में डिटेल बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब तक का जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे अगर आप उम्रा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है, कौन कौन से एयरपोर्ट में लोग आ रहे हैं, जब आते समय इमिग्रेशन में क्या सवाल पूछे जाते हैं और क्या आपको जवाब देना होता है, वो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से। पहले जो प्रोसेस था उससे थोड़ा हट के अभी प्रोसेस हो रहा है। पहले कुछ चीजें मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब वो मैंडेटरी हो गया है। 10 जून 2025 से इस सीजन का उम्रा वीजा एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो गया है और 11 जून से लोगों का वीजा इशू होना शुरू हो गया है और लोग आने लगे हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज और स्टे पीरियड में कोई अपडेट नहीं है। पहले भी 90 डेज वैलिडिटी और 90 डेज स्टे पीरियड के साथ वीजा इशू होता था। सिंगल एंट्री ई वीजा इशू होता था, अभी भी वही वीजा इशू होता है। अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ये कर दिया गया है कि जो भी उम्रा वीजा हम अप्लाई करेंगे उसमें कंफर्म्ड होटल बुकिंग होना चाहिए। वो होटल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अप्रूव्ड वाला होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, जो भी है वीजा के अंदर में वो इंक्लूडेड होना चाहिए। ये दो चीजें मैंडेटरी कर दिया, जरूरी कर दिया। इसके अलावा वीजा इशू ही नहीं होगा। ओके, ये अपडेट। क्या लोगों का वीजा इशू हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। क्या लोग सऊदी आना शुरू हो गए हैं उम्रा वीजा में? जी आना शुरू हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल कुछ लोगों को परेशान कर रहा है कि क्या मेरा फैमिली जद्दा के अलावा रियाद, दमाम या फिर कोई भी एयरपोर्ट में ट्रांजिट कर सकता है जद्दा और मदीना के अलावा? इसका सवाल है। जी बिल्कुल कर सकता है। कैसे मैं बोल रहा हूँ कर सकता है? क्योंकि लोग आए हैं और आने शुरू हो गए। आपके भी सर्कल में बहुत सारे लोग आए होंगे। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं क्या आप उसका गारंटी लेंगे? मैं बोलता हूँ बिल्कुल मैं गारंटी नहीं लूंगा। क्यों? अगर कोई बोलेगा कि हाँ मैं गारंटी लेता हूं, तो उससे आपका नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि आप किस बेस पे गारंटी लेंगे। क्या इमिग्रेशन आपके कंट्रोल में है? क्या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अगर वो बोलेंगे तो ये जरूर पूछेगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं कि इमिग्रेशन को ना तो कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ना तो कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना तो कोई बाईपास कर सकता है। इमिग्रेशन का फाइनल डिसीजन होता है कि आपको एंट्री ग्रांट करे या ना करे। तो ये पहला सवाल कि कौन से एयरपोर्ट में लोग आ रहे हैं। दमाम में भी आ रहे हैं, रियाद में भी आ रहे हैं, जद्दा में भी आ रहे हैं, मदीना में भी आ रहे हैं। ओके, अब जितने भी लोग उम्रा वीजा लेके आ रहे होंगे वो 3 कैटेगरी में होंगे। ओके, 3 कैटेगरी, इसको समझिएगा क्योंकि इस पे ही सारा कॉन्सेप्ट बेस है। पहला वो लोग जो पैकेज लेके आ रहे हैं, जिसको ग्रुप वाले बोलते हैं। पैकेज लेके मतलब कोई एजेंसी के थ्रू वो पैकेज लेके आते हैं जिसमें उनका वीजा, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, होटल, खाना, जियारत, जितना भी चीजें हैं सब इंक्लूडेड रहता है फ्लाइट के साथ में। उसको बोलते हैं पैकेज और वो ग्रुप में आते हैं। एक वो कैटेगरी के लोग हैं जो ग्रुप में आ रहे हैं। दूसरा, जो इंडिविजुअल लोग हैं। इंडिविजुअल लोग किसको बोलेंगे? जो 1, 2, 3, 5, 6, 7 अपने हिसाब से अपने देश से सऊदी आते हैं उम्रा करने के लिए। उनका अपना टाइम का कॉन्स्टेंट होगा, एयरपोर्ट का लिमिटेशंस होंगे। उस हिसाब से वो सोचते हैं कि मैं अपने से ही सब कुछ बुकिंग कर लूंगा और उम्रा करके वापस चले जाऊंगा। वो कौन से लोग हो गए? इंडिविजुअल वाले। तीसरा तीसरा वो लोग जो आते हैं उम्रा वीजा में, लेकिन उनका पर्पस होता है यहाँ पे फैमिली के साथ में स्टे करना और साथ में उम्रा भी करना। ओके, ये 3 ग्रुप के होते हैं। आप कौन से ग्रुप में हैं और कौन से ग्रुप के वीजा लेना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसमें जो ग्रुप है, जो ग्रुप में आते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका वीजा इशुएंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो एक ही एजेंसी है सब कुछ डील करता है। उनका ट्रांसपोर्टेशन भी वो बुक करता है, उनका होटल भी वो बुक करता है, उनका सब कुछ अरेंजमेंट करता है। तो उनके पास होटल का डिटेल्स है, फ्लाइट्स का डिटेल्स है और ट्रांसपोर्टेशन अपने हिसाब से जो पैकेज होता है उसमें इंक्लूड कर देता है। तो उनका वीजा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लोग जो उम्रा करने आना चाहते हैं। उनके लिए वीजा का रिक्वेस्ट मैक्सिमम एजेंसी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। ये बात मैं क्लियरली बता रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे होंगे उसका पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझिए।
देखिए जब आप इंडिविजुअली आते हैं तो यहाँ पे आपको होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्टेशन तो मैंडेटरी है। होटल बुकिंग तो आप चलो अपने आप कर लेंगे, जो भी नुसुक में अप्रूव्ड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अप्रूव्ड होटल है वो तो आप बुक कर लेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे बुक करेंगे? वो तो भाई जो वीज़ा कंपनी है वही बुक करेगा। ओके, और वीज़ा कंपनी के पास में ये एक चैलेंज है कि भाई आपके लिए तो पूरा बस या कोस्टर या फिर एक 6 सीटर तो बुक करेंगे नहीं, वो बहुत ही कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये चैलेंज आ जाता है। ओके, इसीलिए वो आपको इंडिविजुअल वीज़ा मोस्टली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आप 7, 8, 12 लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर एक गाड़ी बुक कर सकते हैं तो आपको कोटेशन दे देंगे कि भाई इतना रियाल, एक्स सऊदी रियाल आपको ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा, इतना वीज़ा में लगेगा, कि आप लेना चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपको वो वीज़ा दे देंगे। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक चैलेंज हो जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं दिया और आप जद्दा में आए, और जद्दा का अगर आप एयरपोर्ट का अरेंजमेंट देखेंगे, जैसे आप लगेज कलेक्ट करके निकलते हैं, मोस्टली जो हमारे वहाँ से एशिया से, जो भी इंडिया से ही मान लीजिए, इंडिया से जितने भी एयरलाइंस आते हैं, एयर इंडिया हो गया, इंडिगो, स्पाइस जेट, अकाशा और जो भी है, सब टर्मिनल एन में आता है, टर्मिनल नॉट टर्मिनल में, जिसको पुराना एयरपोर्ट बोलते हैं। वहां से जैसे ही आप आएंगे, शायद अकाशा हज टर्मिनल में आता है, तो पुराना टर्मिनल और हज टर्मिनल में आता है। वहां पे जैसे ही आएंगे, आप लगेज कलेक्ट करेंगे तो बाहर एक कोट पहन के, जो नकाबा वाला टैग वाले लोग खड़े रहते हैं, वो आपका वीजा चेक करेंगे और आपको सीधा वहीं से बस में बैठा के कहाँ भेजेंगे? आपको सीधा मक्का भेज देंगे। और जब आपका वीजा स्कैन होगा और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं होगा, तो पेनल्टी किसको आता है? नकाबा पेनल्टी एजेंसी को आता है। आपने एक ये न्यूज़ सुना होगा हाल फिलहाल में कि कुछ एजेंसियों को, कुछ कंपनियों को बंद कर दिया है इस वायलेशन के लिए। तो बहुत रिस्की है ये, इसीलिए इंडिविजुअल वालों को नहीं देते। अब बात करते हैं तीसरा कैटेगरी का। तीसरा कैटेगरी वो लोग जो उम्रा वीज़ा में आना चाहते हैं, लेकिन मेन पर्पस होता है कि यहाँ पे उनके हस्बैंड रिलेटिव्स रहते हैं, कुछ दिन, 80 दिन, 85 डेज उनके साथ रहेंगे, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। मेन प्रॉब्लम अब उनको फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, वो अगर रियाद में रहते हैं तो जद्दा तो आएंगे नहीं, वो जद्दा आके फिर मक्का तो जाएंगे नहीं, वो है ना, वो यही चाह रहे हैं, रियाद में रहते हैं तो रियाद में आए, दमाम रहते हैं तो दमाम में आए। तो यहाँ पे आपको तभी भी आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना समझ लीजिए कि सबमिट कर सकते हैं, वीज़ा भी इशू हो रहा है और लोग भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे दो चैलेंजेस उन इंडिविजुअल लोगों को फेस करना पड़ रहा है। पहला, कॉस्ट जो वीज़ा का पहले एक्स होता था तो अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो एक कॉस्ट। दूसरा, प्रोसेसिंग टाइम। पहले एक दिन में आ जाता था, 2 दिन में आ जाता था, अभी भी एक दिन में आता है, लेकिन बहुत मिनिमम, है ना। 6 दिन लग जाता है, 7 दिन लग जाता है, नोसुक में कई बार प्रॉब्लम्स रहते हैं। ये एक चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में, 2 हफ्तों में, मैंने भी बहुत सारे वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करे हैं, लोगों को दिया है। कुछ लोग आए भी हैं, कुछ लोग जुलाई फर्स्ट वीक में आएंगे, कुछ मिड में आएंगे। तो उसी हिसाब से मैं आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जद्दा के अलावा दूसरे एयरपोर्ट में आने से क्या मतलब सिचुएशन रहता है। अभी फिलहाल आ रहे हैं, अगर आपको वीज़ा लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया ओवरऑल। अब मैं बात करता हूँ, चलिए पहले वो इमिग्रेशन में कौन सा सवाल पूछा जाता है उसके बारे में बात करता हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो। इमिग्रेशन में आपको हर पॉसिबल सवाल पूछा जा सकता है। अब आप ये बात मान के अपने दिमाग में चलिए कि अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप प्री प्लान्ड आंसर देने का कोशिश करेंगे, या फिर कोई आपको सिखा के भेजेगा कि ऐसा पूछा जाएगा तो वैसा बोलना, तो उस केस में आप इमिग्रेशन में गलती करेंगे। गलती क्यों करेंगे? क्योंकि आपने वो क्वेश्चन को रट के आया है, वो आंसर को आपने सीख के आया है। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो आपने सीखा है, रट के आया, याद करके आया, एग्जैक्टली तो बोलेंगे नहीं, भूल जाएंगे, गलत बोलेंगे, फैब्रिकेटेड आंसर देंगे, तो उससे प्रॉब्लम होगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको यहाँ पे क्राइम करने तो आ नहीं रहे। जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा इमिग्रेशन में, उसका सीधा सीधा सही आंसर देना है। क्यों आ रहे हैं? मैं उम्रा करने आ रहा हूँ। रियाद क्यों आ रहे हैं? मेरे यहाँ ये रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, मेरे रिलेटिव रहते हैं, यहाँ से हम जाएंगे। आपका पास होटल बुकिंग है, मेरे पास होटल बुकिंग नहीं है। क्यों नहीं है? मैं अपने हस्बैंड के वहाँ रुकूंगा, रुकूंगी, जो भी है। ओके, तो उससे आपका एक ट्रू आंसर है, वो जस्टिफाइड आंसर है। आप उसको फैब्रिकेट करेंगे तो गलत हो जाएगा।
इसलिए किसी को मत सिखाइए अपने एप्लीकेंट को कि ऐसा बोलना है। जो भी वो पूछे उसका जो सही जवाब उस समय लगता है वो वहां पे आप बता दीजिएगा। ओके, अब इमिग्रेशन वाले सवाल कुछ इस तरह से पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए। ओके, मैं उम्रा करने आया हूँ, सिंपल सा बात है। कितने दिन रुकेंगे, आपका डिपार्चर कितने तारीख का है, क्या आप आपके पास होटल बुकिंग है नहीं है, जो है वो आंसर कर दीजिएगा। ओके, ये हो गया इमिग्रेशन का क्वेश्चन। अब जो लोग मुझसे वीजा लिए हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप इमिग्रेशन क्रॉस कर जाए तो अपना एंट्री स्टाम्प दीजिएगा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ता है वो, कई बार सिस्टम में अपडेट नहीं होता है। तो उस समय आपका जब 90 डेज पूरा हो जाता है तो नोटिफिकेशन आता है कि भाई इनका 90 डेज पूरा हो गया, इनका एग्जिट स्टाम्प नहीं है, तो हम वो दिखाते हैं वो स्टाम्प को। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट का क्लियर कॉपी, स्कैन कॉपी चाहिएगा, जिसका मिनिमम वैलिडिटी 6 महीने होने चाहिए। 6 महीने होने चाहिए, और ये 6 महीने आप ये मान के चलिए कि जिस दिन से आप ट्रेवल करेंगे उस दिन से 6 महीना होना चाहिए मिनिमम। ओके, एक फोटोग्राफ चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ में। फोटोग्राफ्स नहीं भी है तो पासपोर्ट वाला फोटोग्राफ्स यूज कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार जब पासपोर्ट अपलोड करते हैं हम तो वहां में एरर दिखाता है फोटो चेंज करने से। ओके, तो वही वाला यूज करते हैं मैक्सिमम। ये दो हो गया, पासपोर्ट का कॉपी और एक फोटोग्राफ। बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, 2 कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देना है बस। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको, 3 डिटेल्स आपको दे देना है। किसी को भी मुझे दे दीजिए, जिनसे आप अप्लाई कर रहे हैं उनको दे दीजिए, वो आपका वीजा अप्लाई करेगा। बाकी होटल बुकिंग्स और ट्रांसपोर्टेशन का जिनसे आप अप्लाई करेंगे उनसे आप डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वीजा अप्लाई करने का। अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएगा, आपके पास वीजा आ गया, आप ट्रैवल भी तो करना है, उसके लिए आपको फ्लाइट टिकट चाहिएगा, पासपोर्ट चाहिएगा, जिस दिन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उस दिन से मिनिमम कितना 6 महीना का वैलिडिटी होना चाहिए। फ्लाइट टिकट्स जाने का भी और आने का भी, अगर आने का आपका कंफर्म डेट नहीं है तो दूसरा वाला टिकट ले लीजिएगा। ओके, ये हो गया फ्लाइट टिकट्स और आपका वीजा। वीजा का एक कॉपी प्रिंट कर लीजिएगा। पासपोर्ट आपके पास है, इंश्योरेंस अभी वीजा के साथ नहीं आ रहा है तो अपने एजेंसी वाले से झगड़ा मत कीजिएगा। ओके, बस इतना ही चाहिए आपको फ्लाइट पकड़ के सऊदी आने के लिए। अपना हस्बैंड का, अगर हस्बैंड के पास आ रहे हैं, रिलेटिव्स के पास आ रहे हैं, तो इकामा का एक कॉपी भी रख लीजिएगा। वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं ये उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जाके कहाँ रहेंगे। ओके, ये हो गया डन। और एक बात, टिकट कभी भी वीजा से पहले बुक मत कीजिएगा, है ना। आप जब टिकट वीजा से पहले अगर परचेज करते हैं तो टिकट के साथ फ्री में आप टेंशन भी परचेज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार वीजा डिले हो जाता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वो आप एजेंसी के साथ फाइटिंग करते हैं, उधर से आपका हर दिन एक टेंशन में रहता है, फ्लाइट छूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए पहले ट्रेवल डॉक्यूमेंट सिक्योर कीजिए, इसके बाद टेंशन फ्री होके अपना टिकट परचेज कीजिए। टिकट परचेज कर लीजिएगा तो 50-50 रहिएगा कि जाएंगे नहीं जाएंगे क्या करेंगे, तो वो सिचुएशन सबसे गंदा होता है। ठीक है, अब इंश्योरेंस पहले आता था वीजा के साथ, अभी वो नहीं दे रहा है। उसके बारे में मैंने अपना होमवर्क किया है, जितने भी एजेंसीज हैं, नुसुक को ईमेल करा तो नुसुक वाले बोल रहे हैं कि आप कहाँ जाइए, आप जाइए मूफा के पास। मूफा वाले को कांटेक्ट कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि आप जाइए इनके पास। ओके, ऐसे करके 2-3 ईमेल मैंने करा, कहीं से कोई आंसर नहीं मिला इंश्योरेंस के बारे में, तो वो ऐसे ही रह गया। बस मैं ये जानना चाहता था कि पहले जो इंश्योरेंस आता था वो तो सेपरेट पेपर में आता था, क्या ये इंश्योरेंस अभी हटा दिया गया है या फिर ये वीज़ा में ही इंक्लूडेड है, क्या मतलब सीन क्या है। लेकिन लोग आ रहे हैं वही वीज़ा कॉपी लेके, बिना इंश्योरेंस का पेज लेके, ये बोला जा रहा है कि भाई वो इंश्योरेंस जो वीज़ा में ही इंक्लूडेड है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, लगभग 10 मिनट का हो गया होगा, है ना, 10 मिनट से ज़्यादा का हो गया होगा। छोटा सा वीडियो उम्रा वीज़ा के बारे में, डिटेल्ड में है, अगर आपने पूरा देखा होगा तो पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।